नमस्कार दोस्तों। भाइयों, कहते हैं घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। कल जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, तो ऐसे लगा था जैसे बच्चे को कह रहे हो चल तू पहले बैटिंग कर ले। ये जब से इंग्लैंड ने बेसबॉल शुरू किया है तब से वो फ्लैट ट्रैक बनाते हैं और उस पर जमकर बवाल काटा। आज शुभमन गिल ने 269 रन की महान पारी या टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन पारियों में से एक शुमार होगी ये शुभमन गिल की जो पारी है। उसके अलावा रविंद्र जडेजा के 87 और वाशिंगटन सुंदर के शानदार 41-42 रनों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर रखा इस टेस्ट मैच में 587 का। अब इंग्लैंड वाले भी सोच रहे थे, उन्होंने जब से वो मुल्तान में पाकिस्तान ने जब 557 बनाए थे उसके बाद इन्होंने 800 से ज़्यादा स्कोर कर दिए और पाकिस्तान को इनिंग डिफीट दे दी थी। तो सोच रहे थे कि आज 20-22 ओवर का मैच होना है और हमारा स्कोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 150 पे 1 विकेट। और भाई साहब, पहले ओवर में तो इन्होंने वैसी शुरुआत ही की, 12 रन पड़ गए आकाशदीप को। अब पहला ओवर था, वो थोड़ी दिशा और गति का अनुमान सही तरीके से नहीं लगा सका, उसका फ़ायदा जो क्रोली ने उठाया। लेकिन कहानी शुरू हुई तीसरे ओवर में, जब आकाशदीप के खूबसूरत आउट स्विंगर पर पहले तो बेंडेकट आउट हुए, शुभमन गिल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और आज ओली पोप को तो लॉलीपॉप बना दिया आकाशदीप ने। वो ओली पोप वो पुराने रंग में ही मिड विकेट की तरफ फ्लिक करने गए, बल्ले का बारी किनारा लगा और सीधे राहुल के मुंह में गई गेंद और राहुल ने आसानी से कैच पकड़ा। भाई साहब, ओली पोप की तो शक्ल देखने वाली थी जब वो आउट होकर जा रहे थे। तो उसके बाद जैक क्रोली आए। अब इनको तो आदत है ना, वो बेसबॉल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 800 बना दिए थे मुल्तान पर, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जिसके खिलाफ तुम 800 रन बनाओगे। और दूसरी बात है कि हर बार तुम्हारे कैच नहीं छूटेंगे जैसे पिछले टेस्ट मैच में छूटे थे। भाई साहब, शुक्र मनाओ अगर भारत की फील्डिंग उस मैच में भी ऐसे ही चल गई होती तो 1-0 से पीछे होते और तुम्हें लाले पड़े होते 2-0 से पीछे होने के लिए, बचने के लिए। 3 विकेट पर 25 मोहम्मद सिराज की खूबसूरत गेंद पर एज किया और इस बार करुण नायर ने बहुत ही तेज जो स्लिप में कैच गया उसको एक सिंपल कैच की तरह लिया और इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। ये तो शुक्र मनाओ कि इंग्लैंड वाले ये जो अंपायरिंग हो रही है ये LBW बड़ी मुश्किल से देते हैं, नहीं तो मोहम्मद सिराज ने तो आते ही ब्रुक्स का काम भी कर दिया था। LBW की ज़ोरदार अपील हुई, अंपायर ने मना कर दिया और उसके बाद जो इंडिया ने रिव्यू लिया उसमें अंपायर्स कॉल, मतलब अगर अंपायर उसे आउट दे देता तो ब्रुक्स का भी काम हो गया था। चलो जो भी हुआ, अब इंग्लैंड का स्कोर है 3 विकेट पर 80 रन, 55 रन की तीसरे विकेट के लिए, चौथे विकेट के लिए भागीदारी हो गई है। लेकिन भारत के विशालकाय भारी भरकम स्कोर के आगे इंग्लैंड किस तरीके से खेलेगा, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि भारत टेस्ट मैच जीत रहा है। वैसे मेरा दिल कह रहा है कि भारत जीतेगा ये टेस्ट मैच, क्योंकि जो घमंडी होता है उसका घमंड भगवान जरूर तोड़ता है और उसका घमंड इस मैच में जरूर टूटेगा। लेकिन कल के पहले 2 घंटे का खेल बहुत ही अहम है। भारत को शुरुआती विकेट चाहिए कल। पहले आधे घंटे के अंदर अगर भारत का बॉलर जो रूट का विकेट लेने में कामयाब हो गया, हैरी ब्रुक्स पे तुम ज़्यादा भरोसा मत करो, वो तो तुम्हारा बेसबॉल वाला बैट्समैन है, वो चला के खेलेगा, बेशक वो चौके मार देगा, लेकिन तुम्हारे बॉलरों के पास भी पूरा चांस रहेगा। और दूसरी बात है कि ये पिच अब कभी थोड़ी
बाउंस अधिक हो जाती है, कभी गेंद टप्पा खाकर नीचे रह जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ही नीचे रहेगी, हो सकता है सीधी गेंद भी नीचे रह जाए और उससे एलबीडब्ल्यू या बोल्ड प्ले में आ जाए। तो इंग्लैंड की जो मंजिल है आसान मत समझो, ये पाकिस्तान का अटैक नहीं है कि ये आसानी से इन्होंने 800 करा देंगे, 2 डबल सेंचुरी, कराउली भी डबल सेंचुरी बना देगा, रूट भी डबल सेंचुरी बनाएगा, 4 बैट्समैन 100 कर देंगे। भाई साहब ये इंडिया का अटैक है। अब गेंद ने आज जो वाशिंगटन सुंदर को जो रूट ने बोल्ड किया, गेंद पड़कर थोड़ी सी ग्रिप और टर्न हुई है और सुंदर लाइन मिस कर गया। अब सुंदर भी प्ले में आ जाएगा क्योंकि गेंद ने टर्न लेना स्टार्ट कर दिया है। आज का पूरा दिन धूप रही है, एक दिन और कड़क धूप पड़ गई। वैसे मैं चाहता हूं कि कल हल्की है मौसम में बदलाव हो और थोड़े से बादल भारत को मिल जाएं आसमान के अंदर। उससे क्या है कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप दोबारा एक्सपेल करें, और अगर इंग्लैंड के 2 विकेट वो पहले 1 घंटे में लेने में कामयाब हो गए तो भाई साहब इंग्लैंड को फॉलो ऑन की स्थिति से जूझना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता कि भारत वाले फॉलो ऑन देंगे वो तीसरे इनिंग्स में तेज़ी के साथ स्कोर करके, क्योंकि लंबी लीड होगी इंडिया की अगर ये 2 विकेट भारत सुबह सुबह आके ले लेता है तो 250-300 रन की कम से कम भारत को लीड मिलेगी। और उसके बाद ये 200-250 रन तेज़ी से बनाकर चौथी पारी में इंग्लैंड को बैटिंग के लिए डाल सकते हैं। उनमें 550 रन आज तक किसी टीम ने नहीं बनाए, जितना मर्जी तुम बैस बॉल खेल लो। भाई साहब ये कहना आसान होता है, हर मैच में 375-80 चेज नहीं होते। मैंने अपने कल के वीडियो में भी बोला था कि हर मैच में तुम 380-400 रन चेज नहीं कर पाओगे। ऐसे तो कोई टीम मैच ही ना हारे अगर इस तरीके से हर मैच में वो इस तरीके से करने लगे तो कल का 1 घंटा पहला बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि अंपायर की उंगली इस बार एलबीडब्ल्यू के व्हील पर ऊपर जाए, मतलब वो नीचे ही रखते हैं। पता नहीं मुझे समझ आता ये क्या अंपायरिंग करते हैं। ये अच्छी भली हैरी ब्रूक्स की देखने में ऐसा लग रहा था जैसे प्लम एलबीडब्ल्यू है, लेकिन अंपायर ने उंगली नीचे रखी और उसका फ़ायदा मिला हैरी ब्रूक्स को, जिसकी वजह से वो बच गए। अगर उनको आउट दे दिया जाता तो वो पवेलियन चले जाते, क्योंकि अंपायर्स कॉल थी। तो बाकी देखो भारत बेहतरीन स्थिति में इस वक्त 500 से ज़्यादा रनों का अभी इनके पास डेफिसिट है जो इंग्लैंड ने पूरा करना है। और इंग्लैंड के पास ले देकर जो रूट, हैरी ब्रूक्स और तुम्हारे बेन स्टोक्स और वो जो विकेट कीपर है, 4 बल्लेबाज बचे हैं। बाकी मेरे को लगता है कि कल इंग्लैंड की टीम 250 और 300 रन के अंदर आउट हो रही है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लगने से कुछ नहीं होता वही है। लेकिन आज जिस तरीके से भारत ने दम दिखाकर गेंद की है, और कल भारत को थोड़ी सी पीछे से और मदद मिलेगी। अगर थोड़ा बादलों का साथ भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और इंग्लैंड की टीम 250-300 पर बाहर हो जानी है। तो बाकी कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात हो गया। लेकिन शुभमन गिल की ये महान पारी को सारे हिंदुस्तान की तरफ से मेरा सलाम है। नमस्कार।